स्टार्ट किया जाए। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने पॉपुलेशन में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कंप्लीट कर लिया था और पॉपुलेशन ग्रोथ के जो फैक्टर वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल। और ग्रोथ मॉडल का सिर्फ इतना से मतलब है कि किसी भी हैबिटेट में पाए जाने वाली पॉपुलेशंस, मतलब कई होंगी, अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग पॉपुलेशन होंगी, तो क्या सबका ग्रोथ का पैटर्न एक जैसा होगा? तो कहोगे नहीं होगा। अलग अलग हैबिटेट में ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग होता है। उसके पीछे जो मेन चीज है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे वहाँ फूड कितना अवेलेबल है, वहाँ वाटर कितना अवेलेबल है, वहाँ रहने की जगह कितनी है, वहाँ प्रीडेटर कितने हैं, ज्यादा प्रीडेटर हैं या कम प्रीडेटर हैं। इन सब बातों से तय होगा ना कि कोई भी पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होगी। तो ग्रोथ मॉडल दो टाइप के हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो पहले एक्सपोनेंशियल और उसके बाद लॉजिस्टिक, फिर एनसीईआरटी से पढ़ा जाएगा। अभी लिखिएगा नहीं, लेकिन जब कहेंगे तब लिखिएगा। ध्यान से सुने। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसमें डिफरेंट पैटर्न होते हैं और दो मेन पैटर्न है, एक है एक्सपोनेंशियल और दूसरा है लॉजिस्टिक। अभी लिखिएगा नहीं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही दूसरा नाम जियोमेट्रिक ग्रोथ है और लॉजिस्टिक ही वास्तव में रियलिस्टिक ग्रोथ पैटर्न है। ठीक, पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे और फिर लॉजिस्टिक। सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जिससे एक्सपोनेंशियल और ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसका अंतर दिमाग में रहेगा। सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं कि कोई हैबिटेट है, वहां कोई पॉपुलेशन रह रही है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो रिसोर्सेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी ही तय करती है कि ग्रोथ कैसे होगी। अगर फूड बढ़िया अवेलेबल है, वाटर बढ़िया अवेलेबल है, शेल्टर बढ़िया है, तो ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर फूड अच्छा नहीं होगा, वाटर अच्छा नहीं होगा, शेल्टर अच्छा नहीं होगा, या शिकारी ज्यादा होंगे वहां, तो वहां ग्रोथ क्या होगी? कम होगी। तो कई चीजें हैं जो तय करती हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज एट हैबिटेट। दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि रिसोर्स बहुत ज्यादा अनलिमिटेड हो। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी अनलिमिटेड होने लगेगी। और दूसरा ऑप्शन है रिसोर्स लिमिटेड हो। अगर रिसोर्स लिमिटेड होंगे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी लिमिटेड होगी। यहीं से दो पैटर्न है, एक है लिमिटेड ग्रोथ और एक है अनलिमिटेड ग्रोथ। अगर अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, और लिमिटेड रिसोर्स होंगे, सीमित होंगे, तो ग्रोथ भी क्या होगी? सीमित होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ही है अनलिमिटेड ग्रोथ। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं हो सकती है। फिर भी कह रहे हैं कि यदि नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। देखते हैं। पहली लाइन याद रखिएगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट या नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इसमें क्या आएगा? जिसमें आएगा फूड, जिसमें आएगा वाटर और जिसमें आएगा शेल्टर। ठीक है, जिसमें प्रीडेटर की संख्या भी आएगी। अगर देखिए शर्त लिखी है, यदि अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट या फूड अवेलेबल हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। क्या अनलिमिटेड रिसोर्स हो सकते हैं? असंभव है। यदि अनलिमिटेड रिसोर्स हो किसी हैबिटेट में
तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। और ऐसी अनलिमिटेड ग्रोथ का ही नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या इसी का दूसरा नाम अभी लिखिएगा नहीं, लिखने का टाइम देंगे, ठीक है, आराम से। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोमेट्रिक ग्रोथ, और पहले से ही हम लोग जियोमेट्रिक ग्रोथ पढ़ चुके हैं। क्या, जैसे मान लेते हैं कि 1 अगर है तो 1 से हो जाए 2, 2 से हो जाए 4, 4 से हो जाए 8, और 8 से हो जाए 16। यही तो जियोमेट्रिक ग्रोथ है जो बहुत तेजी से होती है। किसी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो इक्वेशन होगी उसको आपको याद रखना है, ये dn/dt इक्वल टू b माइनस डी गुणे n है, या इसी का फार्मूला dn/dt इक्वल टू rn है। अब क्यों दो फार्मूले वो देखिए, जो n होती है उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, और dn/dt का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, तो चाहे इंक्रीज कहो चाहे डिक्रीज कहो, इसको चेंज भी तो कह सकते हैं, चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी में जो बदलाव आ रहा है उसको dn/dt कहते हैं। b का मतलब होता है बर्थ रेट, और d का मतलब होता है डेथ रेट। बर्थ रेट मतलब पर कैपिटा बर्थ, और डेथ रेट मतलब पर कैपिटा डेथ। सबसे काम की चीज r है, r को कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब r कैसे पता चलेगा, तो r देखो ऐसे पता चलेगा, बर्थ रेट में से क्या घटा दीजिए, डेथ रेट घटा दीजिए। तो बर्थ रेट में से अगर डेथ रेट घटाओगे, आप ऐसे समझो, अगर b की वैल्यू d से ज्यादा होगी तो नेट r क्या हो जाए, प्लस में आएगा, और अगर r प्लस में होगा तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी चीजें बढ़ेंगी, मतलब इंक्रीज करेगा। और अगर कहीं ऐसा हो जाए बर्थ कम हो और डेथ ज्यादा हो तो r माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो ये वैल्यू माइनस चली जाएगी, और अगर ये माइनस में जाएगी तो जो चेंज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो या तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, और डिपेंड करेगा r का हाल क्या है। और r का हाल कैसा होगा, r का हाल या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। r हमको पता कैसे चलेगी, वो किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट का जो अंतर होगा वही हमको क्या बताएगा, r बताएगा। किसी भी पॉपुलेशन की प्राकृतिक क्षमता, जिस क्षमता से वो बढ़ता है उसी को कहते हैं क्या, r। अलग अलग स्पीसीज की r वैल्यू अलग अलग होती है, इवन अलग अलग हैबिटेट में भी अलग होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्पीसीज एक ऐसी जगह रह रही है जहां पर खाने पीने की चीजें बेहतर हैं, तो बर्थ के बाद बचे रहने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी, तो बर्थ रेट ज्यादा मानी जाएगी। तो और अवेलेबिलिटी, ब्रीडिंग प्लेस बेहतर है, और अगर ब्रीडिंग प्लेस ही बेहतर नहीं है तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बर्थ रेट और डेथ रेट जब चेंज होगा तो r चेंज होगा, और r चेंज होगा तो पॉपुलेशन में भी क्या आ जाएगा, स्पीड, कि वो पॉजिटिव की तरफ है कि निगेटिव की तरफ है। ठीक, तो एक जनरल बात है, हम लोगों को याद रखना है कि किस स्पीसीज की r वैल्यू कितनी होती है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। r वैल्यू ऑफ नॉर्वे रैट, पता नहीं क्यों नॉर्वे रैट का रटवाए हैं, 0.015। r वैल्यू ऑफ फ्लोर बीटर 0.12। r वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया की बात कर रहा है, कितनी थी, 0.020, और वो भी कब थी, 1981। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की r वैल्यू की करंट वैल्यू बताओ, तो करंट वैल्यू है 0.0074 है। ठीक है, एक स्पेशल याद रखिएगा बात, किसी भी स्पीसीज की जो r वैल्यू है वो हमको ये बताती है कि पॉपुलेशन की स्थिति क्या है, उसके ऊपर प्रेडेटर का प्रेशर कैसा है, वो किस हैबिटेट में रह रही है, वहां आराम से रह रही है कि समस्याग्रस्त रह रही है। तो ये पॉइंट टिक कर लीजिए। r वैल्यू इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये जानने के लिए कि इफेक्ट ऑफ किसी बायोटिक या किसी एबायोटिक फैक्टर का पॉपुलेशन पर क्या है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि कोई भी स्पीसीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, कहते मतलब 1 से 2 से 4 से 8 से 16, अगर ऐसे ग्रो करेगी तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो जाएगी। कब होगी, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ये एनार्मस हो जाएगी, कितने समय में, कम समय में। डार्विन कह रहे हैं कि ये बहुत स्लो ग्रोइंग एनिमल, जैसे एलिफेंट है, बहुत स्लो ग्रोइंग एनिमल है एलिफेंट,
फिर भी यदि कोई समस्या उसके सामने नहीं है, कोई चेक नहीं है, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, इनार्मस हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ चेक। स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट बिकम इनार्मस इन एब्सेंस ऑफ चेक। अब इसी बात को ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे? एक तरफ ले लीजिए टाइम को, एक तरफ ले लीजिए पॉपुलेशन की डेंसिटी को, तो देखेंगे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ अनलिमिटेड है। ये पॉइंट रुका नहीं और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ अनलिमिटेड क्यों है, तो कहोगे यहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी या रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड है। बस ये बहुत स्पेशल बात लिखी है। अभी पीछे पढ़ के आए थे dn/dt इक्वल टू rn, ये उसी का इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। तो बताओ क्या है, तो कहोगे nt इक्वल टू n0 ERT। nt का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, n0 का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, e का मतलब बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अभी 2 साल पहले ये भी पूछा गया है, कितनी वैल्यू होती है, 2.71828, और r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और t क्या है, टाइम है। तो कंक्लूसिव जो बातें आपको दिमाग में रखनी है, रटने वाला तो आप रट लोगे। ये कैसा ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, तो दिख रहा है कैसा, जे शेप दिख रहा है। कंक्लूसिव बातें ये हैं कि किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो हैबिटेट में अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। यदि रिसोर्स अनलिमिटेड हैं, यदि है, होता नहीं है, मान लेते हैं, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड हैं तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अनलिमिटेड होगी। इसी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे। इसका इक्वेशन कैसी है, तो dn/dt इक्वल टू rn है एक क्वेश्चन। अगर dn/dt इक्वल rn ना मिले तो dn/dt इक्वल टू b माइनस t इंटू rn होगा। इसमें सबकी वैल्यू पता होना चाहिए कि dn/dt क्या है, n क्या है, b क्या है, d क्या है, r क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें r ही आपके काम का है। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए हमको 2 चीजें चाहिए, एक बर्थ रेट चाहिए और एक डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट को इस्तेमाल करिए, आप आर निकाल लीजिए। किसी भी स्पीसीज की जो आर वैल्यू है वो हैबिटेट टू हैबिटेट चेंज होती है और टाइम के साथ भी चेंज होती है। किसकी कितनी दी है, तो एनसीईआरटी में जो दी हो आप याद रखोगे। जैसे नॉर्वे रेट की कितनी दी है, ठीक है, फ्लोर बीटल की कितनी दी है, ह्यूमन पॉपुलेशन की कितनी दी है, कह रहा है 1981 में इतनी थी, बताओ आज आर वैल्यू कितनी है, तो आज आपकी आर वैल्यू बता दोगे। एक और क्वेश्चन, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हुए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और अगर होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे स्लो ग्रोइंग एनिमल एलिफेंट भी कम समय में बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी भी स्पीसीज की आर वैल्यू हमको क्या बताती है, ये बताती है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर क्या असर है, किसी बायोटिक फैक्टर का या किसी एबायोटिक फैक्टर का। इधर रटने वाले सवाल है। ग्राफ किस शेप का बनता है, तो जे शेप का बनता है। उसका इंटीग्रल फार्मूला कौन सा है, तो nt इक्वल टू n0 ERT होता है। उसमें nt क्या है, n0 क्या है, e क्या है, r क्या है और t क्या है, ठीक है। चलो पहले इतना लिखो, पढ़ा दे। लॉजिस्टिक ग्रोथ देखें, अभी मैंने आपको एक काम की बात समझाई है कि किसी भी हैबिटेट में रिसोर्सेज लिमिटेड हो नहीं सकते, अनलिमिटेड हो नहीं सकते। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होगी तो ग्रोथ भी अनलिमिटेड नहीं होगी। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ फिर लिमिटेड होगी, क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अच्छा, रिसोर्स लिमिटेड में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यदि रिसोर्स सीमित हैं तो जितने लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे उनमें लड़ाई भी तो होगी, तो कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा। और जब कंपटीशन होगा तो डार्विन पहले बता चुके हैं क्या, कि फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल होगा। फिर जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। तो जब कम ही लोग जीवित बचेंगे तो वही लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, वही लोग आउटब्रीड करेंगे, तो फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ का रेट क्या होगा,
स्लो ही रहेगा, अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता है। तो काम की बात, किसी भी नेचुरल हैबिटेट में क्या नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्स या फूड या शेल्टर नहीं है। मतलब फिर क्या है, देयर मस्ट बी कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। काहे के लिए, लिमिटेड रिसोर्स के लिए। तो फिटेस्ट इंडिविजुअल ही क्या करेगा, सरवाइव करेगा और वही आउटब्रीड करेगा। ऐसे केस में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी वो लिमिटेड होगी और इसी का नाम क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स इन हैबिटेट। वहां क्या था, अनलिमिटेड ग्रोथ इन अनलिमिटेड रिसोर्स, यहाँ लिमिटेड ग्रोथ लिमिटेड रिसोर्स। ठीक, रटना है इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक। जरा आराम से बताओ, वहां तो सिर्फ इतना लिखा था ना, इतना इतना ही तो लिखा था। अब लिखो कुछ नहीं, सुनो, वहां लिखा था dn अपॉन d2 इक्वल टू rn, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं लिखा, यहाँ तो इतना लिखा। तो ध्यान से सुनिएगा क्यों भी लिखा है। dn अपॉन d2 इक्वल टू rn लिखो, ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k लिखो, या तो इसी का बदला रूप ये देखो है dn अपॉन dt इक्वल टू rn 1 माइनस n अपॉन k लिखो। ये दोनों फार्मूले आए जिसमें ये तो इसी साल आया है, लेकिन ये बदला हुआ रूप भी एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चाहे ये कहो है वो बात कुछ नहीं है। इसमें dn अपॉन dt क्या है तो पहले से ही पता है, क्या, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद द, और n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन का साइज है। r क्या है तो पहले से पता है ना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ। तो सारा खेल यहाँ क्या आया है, नई चीज तो आप केवल k ही पढ़ रहे हो ना, बाकी सब तो पुराने पढ़ रहे हो भाई। rn के बाद ये k माइनस n अपॉन k लिखा है, इसमें केवल नई चीज आपको k मिली है। तो k को कहते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज इन हैबिटेट। असली चीज केवल इसी को समझना है, असली चीज सिर्फ नेचर की कैरिंग कैपेसिटी समझना है। हिंदी में इसको वहन क्षमता कहते हैं। वहन क्षमता को आप ऐसे समझिए कि आपके सिर पे बोझा रखा जाए तो कितना बोझ आप रोक लोगे, अधिकतम जितना बोझ अपने सिर पे आप रख लोगे वही तो आपकी वहन क्षमता होगी, कैरिंग कैपेसिटी होगी। अब यहाँ किसी के सिर पे बोझ नहीं रखना है, समझना है उसी से। होता क्या है, जैसे मान लीजिए, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई नेचुरल हैबिटेट है, ये मान लेते हैं कि कोई नेचुरल हैबिटेट है। इस पर्टिकुलर हैबिटेट में किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन है और उसके 10 मेंबर हैं, और अभी खाने पीने की खूब चीजें बढ़िया, यहाँ फूड अवेलेबिलिटी, वाटर शेल्टर अवेलेबल है, तो बढ़िया ब्रीडिंग होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, मान लेते पॉपुलेशन बढ़ के 15 हो गई, ठीक है, तो जब 15 हो जाएगी तो कुछ न कुछ खाने पीने चीजें कम तो पड़ेंगे ही। अब 15 लोग खाने वाले हो जाएंगे, समय बीतेगा, कुछ दिन बाद ये मान लेते हैं 20 हो जाएगी, तो खाने पीने की चीजें और कम पड़ने लगेंगी। एक समय आएगा कि 25 संख्या हो गई। अब इतनी संख्या हो गई है कि केवल इतने लोग ही रह सकते हैं। अब इसके बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड कर देगी इसको। तो किसी भी पॉपुलेशन का, जब किसी भी हैबिटेट में रहते हैं तो हैबिटेट की रिसोर्स अवेलेबिलिटी करती क्या है, किसी भी पॉपुलेशन को असीमित नहीं बढ़ने देती है, एक लिमिट पर रोक देती है। जिस लिमिट पर वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक जाएगी, कहने का मतलब अब ये मैक्सिमम साइज है, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगी। किसी भी पॉपुलेशन का वो मैक्सिमम साइज जिसके बाद उसका नंबर ना बढ़े, उसी को उस पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पॉपुलेशन ए है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 25 है। अगर 25 से नीचे है तो खा पी करके इस्तेमाल करके क्या करेंगे, 25 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी नहीं होती है, सारे सैचुरेट होता है फिर इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर देता, वही हाल यहाँ भी है। क्या, किसी भी पॉपुलेशन के ग्रो करने की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। किसी पॉपुलेशन की वो अपर लिमिट जिसके बाद पॉपुलेशन में नंबर
या पॉपुलेशन का साइज ना बढ़े तो उसी को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। इससे पहले वाली जो ग्रोथ पढ़ रहे थे उसमें किसी भी स्पीसीज की कोई कैरिंग कैपेसिटी थी ही नहीं, सब लोग तो अनलिमिटेड बढ़ते ही जा रहे थे। इसी नाते वहां वाले फार्मूले में k माइनस एन अपान के नहीं रखा गया था, जबकि यहाँ रखा, यहाँ इसकी वैल्यू है। किसी भी पॉपुलेशन में ग्रोथ कितनी हो सकती है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो सकती है, अधिकतम कहाँ हो सकती है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी तक ही तो हो सकती है। देखें, के कैरिंग कैपेसिटी है, ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन या मैक्सिमम लिमिट ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर दैट पॉपुलेशन नॉट ग्रो। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये लिमिटेड हो जाएंगे या रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड कह सकते हो। फिर वही कहानी है, वही बात मैंने यहाँ पे समझाई है कि पर्टिकुलर हैबिटेट है, अभी 10 है डेंसिटी, फिर 15 डेंसिटी, फिर 20 डेंसिटी, फिर 22 डेंसिटी, और 25 क्या है, कैरिंग कैपेसिटी मान लेते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दिया 10 है डेंसिटी, बढ़ के 15 डेंसिटी, बढ़ के 20 डेंसिटी, बढ़ के 22 डेंसिटी, फिर बढ़ के 25, और 25 ही क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कब तक बढ़ाओगे? पॉपुलेशन की डेंसिटी अधिकतम ये कर सकते हो, एन को बढ़ा करके किसके बराबर ले जा सकते हो, इसके ऊपर तो जानी नहीं है भाई। या तो क्या होगा भाई, एन की वैल्यू कम होगी के से, इसका मतलब भी संभावना ग्रोथ की बची है, फिर एन की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी, बस संभावना बढ़ने की क्या हो जाएगी, खत्म। ऐसा कभी नहीं होगा कि एन की वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे, ये असंभव है, ये संभव है, ये संभव है, और ये संभव नहीं है। ये रटना है आपको। इंटीग्रल फॉर्म वही nt इक्वल टू n0 ERT, यही तो था वहां, बस ये ब्रैकेट वाली चीज बढ़ गई है, तो एक याद कर लो, दोनों में इस्तेमाल करो। वहां क्या था, nt इक्वल टू n0 ERT था, यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी ERT ही लिखा है, पर बीच में क्या आ गया है, k माइनस एन अपान के आ गया है। सब कुछ वही है। nt क्या है, डेंसिटी एट टाइम t, n0 क्या है, डेंसिटी एट टाइम 0, r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, t क्या है, टाइम, और क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ देखो, यहाँ जब ग्राफ बनाया गया, इधर की तरफ पॉपुलेशन की डेंसिटी ली गई, इधर की तरफ क्या लिया गया, टाइम लिया गया, तो यहाँ जो कर्व मिला वो कौन सा मिला, सिग्मॉइड। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रही है, और बढ़ते 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 डेंसिटी, ये देखो डेंसिटी किसके बराबर हो गई, तो क्या अब इसके बाद डेंसिटी बढ़ेगी, जिस दिन डेंसिटी बढ़ के कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी, बस उसके बाद फिर डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। इसी को कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जो कि कैसा है, सिग्मॉइड, या वर्हस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी इसको कहते हैं। इनिशियल शुरू में क्या होता है, लैग फेज, स्लो होगी, उसके बाद एक्सेलरेशन फेज, फिर डेक्सेलरेशन फेज, फिर फाइनल एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब अब ग्रोथ नहीं होगी, कब एसिम्पटोट हो जाएगी, तो मैंने बताया जब एन बढ़ के किसके बराबर पहुंच जाए। देखो लिखा है व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पहुंच जाए, इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, मतलब एन किसके बराबर हो जाए। तो किसी भी पॉपुलेशन में क्या संभव है, तो कहोगे एन लेस देन के संभव है, कोई दिक्कत नहीं, एन इक्वल टू के संभव है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी उसकी वहन क्षमता के ऊपर निकल जाए, ये संभव नहीं है। तो आराम से बताएं, यदि कोई प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म किसी नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, तो बताओ कौन सी ग्रोथ करेगा। दो ऑप्शन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा कि लॉजिस्टिक ग्रोथ करेगा, तो लॉजिस्टिक ही करेगा। एक्सपोनेंशियल तो केवल किताबी है, एक्सपोनेंशियल तो किताबों में कि हाँ अगर अनलिमिटेड होगा तो अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे, ना अनलिमिटेड होगा और ना अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे। तो यदि कोई नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, इफ एनी पॉपुलेशन ग्रो इन नेचुरल हैबिटेट
देयर ग्रोथ मस्ट बी क्या, लिमिटेड, और यही क्या है, रियलिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओवरव्यू क्लियर हो गया है? शुरू करो लिखना। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। कह रहे कि क्या, डज का मतलब क्या, कोई पैटर्न है क्या, कोई पैटर्न है? ओके हाँ बिल्कुल पैटर्न है। भी वैसे लिखा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग शादी नहीं करते हैं, उससे देश में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम का मतलब ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कह रहा है ऐसा क्या किसी दूसरी स्पीसीज में भी होता है कि लोग शादी ना करते हो? आज चींटे ने शादी नहीं की, शेर ने शादी नहीं की, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा कहीं नहीं है। तो सवाल ये है कि जब किसी भी पॉपुलेशन में कोई कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल नहीं होता है तो सबकी पॉपुलेशन अनलिमिटेड क्यों नहीं हो जाती है? हो जानी चाहिए, लेकिन अनलिमिटेड किसी की नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड होने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए, और वो है नहीं दुनिया। दुनिया तो सीमित है ना, चीजें भी सीमित हैं। टिक करें, रिसोर्स का जो रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो एसेंशियल है। अनइम्पीडेड का मतलब क्या होता है? अनइम्पीडेड मतलब बेरोक टोक, बेरोक टोक, बिना रोक टोक के। लीगली व्हेन रिसोर्स इन हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ईच स्पीसीज के पास योग्यता है कि रियलाइज करे फुल्ली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो, क्योंकि डार्विन यही बात बताए थे कि सबके पास ग्रो करने की क्षमता है, लेकिन पॉपुलेशन अनलिमिटेड तो नहीं हो रही है। जब उन्होंने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, पॉपुलेशन ग्रो करेगी किस मैनर में, एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिकल फैशन में। इन ए पॉपुलेशन ऑफ साइज क्या, एन, बर्थ रेट, हाँ यहाँ लिखा है नॉट टोटल नंबर, ये टोटल नंबर नहीं है, वास्तव में क्या है, पर कैपिटा बर्थ रिप्रेजेंटेड बाई बी, डेथ रेट रिप्रेजेंटेड बाई डी। इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब चेंज इन डेंसिटी, इसको dn अपॉन dt, तो ये फार्मूला बना। अब चूंकि बर्थ माइनस डेथ रेट को r कहते हैं, तो dn अपॉन d2 इक्वल टू क्या बन गया, rn बन गया। इस केस में जो r है वो क्या बता रहा है, तो कहोगे इंट्रिंसिक रेट बता रहा है, किसका, और ये बहुत टिक कर लीजिए, r बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये एसेस करने के लिए कि क्या इंपैक्ट है किसी बायोटिक या किसी एबायोटिक फैक्टर का। रट लीजिए, नॉर्वे के रेट का आर इतना है, फ्लोर बीटल का आर इतना है, 1981 में ह्यूमन की पॉपुलेशन का आर इतना। कह रहा बताओ करंट आर वैल्यू कितनी है, तो मैंने आपको बता दिया कितनी है। इसका शेप कैसा होता है, जे शेप होता है। इसका इंटीग्रल फार्मूला कैसा होता है, तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये देखो लिखा नहीं है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, तो nt इक्वल टू n0 ERT। इसमें nt क्या है, n0 क्या है, r क्या है, e क्या है, ये सब आपको पता। ये भी पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछ ली गई है। अगर कोई भी स्पीसीज कहाँ ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली, कहाँ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी बहुत कम समय में। डार्विन ने बताया है कि अगर कोई स्लो ग्रोइंग एनिमल बहुत स्लो ग्रो कर रहा हो, जैसे इसकी भी संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर कोई रोक टोक नहीं होगी। कह रहा ये कहानी है, देख लो। तो कहानी क्या है, राजा अपने मुंशी के साथ शतरंज खेल रहे हैं और शर्त ये रख दी गई है कि अगर राजा जी हारेंगे तो मुंशी ने कहा सर क्या देंगे, बोला मांग लो जो मांगना हो। अरे मंत्री उनके, ठीक है, तो मंत्री ने कहा कि साहब ज्यादा न दीजिएगा, ये जो शतरंज के 64 खाने हैं, शतरंज में कितने खाने होते हैं, 64 खाने हैं। कहा पहले खाने में जितना गेहूं रखिएगा उसका डबल यहां रखिएगा, उसका डबल यहां रखिएगा, उसका डबल यहां रखिएगा, और उसका डबल यहां रखिएगा,
और पूरा खाना भर दीजिएगा, जितना आएगा वो हमको दे दीजिएगा। राजा समझे कितनी छोटी चीज मांग लिया है। कहा ठीक है, राजा हार गए। कहा चलो भाई रखा जाए। तो मान लेते 1 किलो गेहूं यहाँ रखा गया, तो जस्ट डबल 2 किलो यहाँ रखेंगे, फिर 4 किलो यहाँ रखेंगे, फिर 8 किलो यहाँ रखेंगे। जैसे ही 30 साइकिल गुजरेंगी 1 बिलियन तो हो जाएगा तुरंत है। अभी 30 ही साइकिल गुजरी है, 31 पर 2 बिलियन नहीं हो जाएगा। राजा साहब के पूरे देश में जितना गेहूं पैदा हो रहा था वो सब काउंट हो गया, लेकिन 64वें खाने तक पहुंच नहीं पाए। समझ रहे हैं क्या? समझे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पास बहुत पावर है। अगर इस गति से कोई ग्रो करेगा तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये इतने पैराग्राफ खराब किए ये बढ़ाने में कि राजा और मंत्री के बीच क्या कहानी चल रही थी। अब इसको अलग अलग कुछ जगह कहा गया कि राजा ने कहा कि ठीक है कि स्वर्ण मुद्राएं दीजिएगा, पहले खाने में जितनी रखिएगा उसके डबल दूसरे में कर दीजिएगा, उसके डबल तीसरे में कर दीजिएगा। ठीक है, राजा साहब कंगाल हो गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मंत्री होते तो राजा को फंसा लेते थे। अब ये मत पूछना राजा कौन था। कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर, अनलिमिटेड रिसोर्सेज जिसको मिल जाएं और जिसमें क्या हो जाए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए। क्योंकि क्या हो जाएगा, कंपटीशन किसके बीच, इंडिविजुअल, काहे के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो फिर आएगा क्या कॉन्सेप्ट, आएगा फिटेस्ट। फिटेस्ट इंडिविजुअल सरवाइव करेंगे और वही क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ये फर्जी कहानी लिखी है हमारे देश में, गवर्नमेंट क्या करती है इसको छोड़ दो। इन नेचर, नेचर क्या करती है वो देखो, गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज। नेचर मतलब भर का रिसोर्स देती है, इतना तो देती है कि हर पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक चला जाए। इनफ रिसोर्स देती है कि वो उसके मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को क्या करे, सपोर्ट करे, और उसके बाद क्या ना हो, फर्दर ग्रोथ ना हो। इसी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को क्या कहते हो, लिमिट, या इसी को नेचर कैरिंग कैपेसिटी कहते हो। ए स्पीसीज इन हैबिटेट, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन द हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स, क्या होगा, हमेशा इनिशियली क्या होगा, बहुत स्लो ग्रोथ होगी। ठीक है, फिर फेज ऑफ एक्सीलरेशन आएगा, फिर फेज ऑफ डेसिलरेशन आएगा, और फाइनली क्या हो जाएगी, एसिम्पटोट। बस कब होगी बताओ, जब पॉपुलेशन डेंसिटी पहुंच जाएगी। तो क्या कहूं, जा रही, क्या बढ़ रही है ना, ये बढ़ रही है, और कहां पहुंच गई, कह रहा एक तरफ ले लो n, एक तरफ ले लो t, तो ग्राफ बनेगा कैसा, इस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ को वर्लेस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। और इसको इस इक्वेशन से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट। ये dn/dt इक्वल टू Rn ही तो लिखा है, बस ब्रैकेट में ये बढ़ाया गया है। इसमें n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, R क्या है, इंट्रिंसिक रेट है, और K क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। कह रहा है सिंस रिसोर्स फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, मतलब निश्चित है, और जल्दी ही क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग, या तो जल्दी या तो थोड़ा देर में लिमिटिंग होंगी। इसी नाते इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ही क्या है, रियलिस्टिक है, ये वास्तव में हकीकत है। कह रहा 100 साल के जनगणना का डाटा इकट्ठा करो और फिर एनालिसिस करो। इतने टाइम में एग्जाम दे 3 तारीख को कि डाटा इकट्ठा करेंगे। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ये हेडिंग बहुत बढ़िया है। देखो क्या है, देखिए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, यहां लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन लिखा है और यहां लिखा है लाइफ हिस्ट्री ट्रेट। ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या है कि जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से जो भी समय गुजरा है लाइफ का,
उस दौरान हुआ है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन क्यों होता है, क्या जरूरत है इवाल्व होने की, वही तो पर्पज होगा। तो पर्पस होता क्या है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो जीवन पर संकट आ जाता है। जीवन कैसे बचे इसका कोई न कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। अच्छा, एक बात और बिल्कुल सिद्ध है कि दुनिया में अमर कोई है नहीं, मरना सबको है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने यह समझा है कि इस धरती पर जीवन बचाने का केवल एक ही तरीका है, वो है रिप्रोडक्शन। जो सबसे बढ़िया रिप्रोडक्शन करेगा वही धरती पे सरवाइव करेगा। मतलब जो सबसे ज्यादा बच्चे छोड़ के जाएगा, जिसके बच्चे मजबूत होंगे, परिस्थितियों को आसानी से अडाप्ट करेंगे, वही क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। डार्विन इस बात को स्पष्ट बताए हैं। डार्विन ने एक लाइन बोली है, अल्टीमेटली एंड ओनली फिटनेस इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। याद आया, ये डार्विन बता गए, वही बात यहां बताई गई है। यहां कहा जा रहा है कि दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सब लोग कोई न कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अपने आप को उन परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल समझ में आएगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई एनिमल है और बहुत कमजोर एनिमल है, जिसको देखो वही आता है उसको मार देता है, तो वो स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो उसका क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को बचाएगी। तो उस स्पीसीज ने कहा ठीक है, कोई भी आता है हमको मार के खा लेता है, एक काम करते हैं, हम इतने बच्चे पैदा करेंगे कि चाहे जितने मार के खा जाएं तब भी बचे रहेंगे। एग्जाम्पल समझ में आए, गाय भैंस दुनिया में इतने सारे जानवर हैं, सब घास चरते हैं, घास खत्म क्यों नहीं होती है, जो घास उनसे आगे है। तुम आज चलोगे हम कल फिर हो जाएंगे। शेर हिरन को मारता है, हिरन की संख्या ज्यादा है कि शेर की संख्या ज्यादा है, जबकि मारा कौन जा रहा है, मारा भी हिरन जा रहा है, संख्या भी हिरन की ज्यादा है। तो आपको अजीब नहीं लग रहा है। तो हिरन ने स्ट्रेटजी अपनाई कि चाहे जितने मारो, चाहे जितने मारो, फिर भी क्या रहेगा, हम तुमसे आगे रहेंगे, हैं। अच्छा, शेर ने क्या अपनाया है, शेर ने कहा हमको कोई मारेगा नहीं तो हम इतने बच्चे क्यों पैदा करें। तो शेर ने क्या किया है, बच्चों की संख्या कम की लेकिन बच्चों की लाइफ स्पान बढ़ा दी। हाथी ने कहा और बड़े बड़े हैं। तो दो स्ट्रेटजी हैं, छोटे बच्चे ज्यादा बच्चे, एक स्ट्रेटजी ये है, और दूसरा है बड़े बड़े बच्चे। स्पेशली आप स्प्रिंग क्या हो जाए, बड़ी बड़ी हो तो संख्या क्या कर लीजिए, कम। तो या तो संख्या कम करिए तो साइज बड़ा कर लीजिए, मजबूत बना दीजिए, और या तो संख्या ज्यादा कर दीजिए, साइज कोई टेंशन ही नहीं है। तो दो स्ट्रेटजी हैं। पहली स्ट्रेटजी कौन सी है, स्मॉल नंबर लार्ज साइज, और दूसरा लार्ज नंबर स्मॉल साइज। अच्छा, दो स्ट्रेटजी और हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जीवन में एक ही बार बच्चा पैदा करेंगे, एक ही बार में 1,00,000 2,00,000 जो पैदा करना होगा पैदा करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हम बार बार हर टुकड़े टुकड़े में पैदा करेंगे, जीवन भर बच्चे पैदा करेंगे जब तक जीवित रहेंगे। तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक बच्चे पैदा करेंगे, एक स्ट्रेटजी ये है। और एक स्ट्रेटजी क्या है, जीवन में एक बार पैदा करो तभी बच्चों के बचे रहने की संभावना, रोज रोज पैदा हो, रोज रोज टेंशन हो, इससे अच्छा है ढेर सारे इकट्ठा पैदा करो। अब देखो बांस के पौधे ने क्या किया, कहा जीवन में एक बार फूल आएगा और एक ही बार बच्चे बनेंगे, ठीक है। और आम का पौधा हर साल उसके बच्चे आते हैं, नहीं आते हैं, हर साल आम होते हैं, हर साल फूल होते हैं। तो दो स्ट्रेटजी हैं, जीवन में कई बार रिप्रोडक्शन करो, कई बार ब्रीडिंग करो, और या जीवन में एक बार करो। बांस जीवन में एक बार रिप्रोडक्शन करता है तो क्या बांस खत्म हो गया, बचा है। और आम हर साल रिप्रोडक्शन करता है तो आम भी बचा हुआ है। स्ट्रेटजी का फर्क है। अब आम और बांस की अगर बातचीत हो रही होती तो फिर दोनों लोग कॉमन करते, या तो आम 50 साल में एक बार आता, बांस में फूल कब आते हैं, 50 साल में एक बार। कितने साल में, 50 साल में। कितने लोगों ने देखा बांस का फूल, हाँ है? अच्छा चलो काम की बात सुनो। तो जीवन में कितने बार रिप्रोडक्शन, एक बार या तो कई बार। तो 4 स्ट्रेटजी हैं, जीवन में एक बार ब्रीडिंग करिए, जीवन में कई बार ब्रीडिंग करिए, ढेर सारे बच्चे पैदा करिए, कम लाइफ स्पान वाले छोटे छोटे,
और कम बच्चे पैदा करिए बड़े बड़े। यही 4 स्ट्रेटजी हैं, ठीक है। फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही असली क्या है, फिटनेस है। पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर लिखेगा। पॉपुलेशन हमेशा इवॉल्व करती है, अंडरलाइन करो बेटा, बातचीत न करो। मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही क्या कहते हो, और इसका मतलब होता है हाई आर वैल्यू। किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, सिलेक्शन प्रेशर का मतलब है कि जो परिस्थितियां विपरीत हैं, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है क्या, मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। जैसे कुछ लोगों ने कहा ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश और बम्बो। जबकि कुछ लोगों ने कहा नहीं, क्या करेंगे, मेनी टाइम, जैसे बर्ड और मैमल। कुछ लोगों ने कहा कि ये देखो, यहां से अंडरलाइन करो, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, कौन से, ओएस्टर, पेलाजिक फिश। वाइल कुछ लोगों ने कहा स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे बर्ड एंड मैमल। सो व्हिच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस, तो सब सही है, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग सही है। इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट, जो बदलाव आया है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो इवॉल्व हुआ है इन रिलेशन टू कंस्ट्रेन, का मतलब बचना रोकना, कंस्ट्रेन समस्याएं जो आई हैं, कंस्ट्रेन इम्पोज्ड बाई ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो समस्याएं आई हैं, कंस्ट्रेंट जो बाधाएं आई हैं, किसके, बायोटिक या ए बायोटिक से, उनसे बचने के लिए उन्होंने इवोल्यूशन किया है। इवोल्यूशन ऑफ ए लाइफ हिस्ट्री ट्रेट इन डिफरेंट स्पीसीज करंटली एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट। देखो कैसे लिखना है, पॉपुलेशन को इवॉल्व करना पड़ेगा, पॉपुलेशन इवॉल्व होगी टू मैक्सिमाइज क्या, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसी को क्या कहते हैं, डार्विनियन फिटनेस। ये क्या है, हायर वैल्यू। ऑर्गेनिज्म हमेशा एडाप्ट करता है डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। जैसे पहली स्ट्रेटजी क्या है, ब्रीड वंस इन लाइफ, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश और बम्बू। ऑर्गेनिज्म ब्रीड मेनी टाइम इन लाइफ, जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लार्ज नंबर स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे ओएस्टर एंड पेलाजिक फिश। और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्मॉल नंबर लार्ज साइज बर्ड और मैमल। तो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट है वो मदद करती है सरवाइव अगेंस्ट क्या, बायोटिक या एबायोटिक कंडीशन। 2 लाइनें एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, वो भी पढ़ना है। एक होता है आर सिलेक्टेड स्पीसीज और एक होता है के सिलेक्टेड स्पीसीज। ध्यान सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके बच्चे कमजोर होते हैं, जिनकी प्रोजनी कम आयु की होती है, जिनमें पेरेंटल केयर अच्छी नहीं होती है, वो अपने आप को इस धरती पर कैसे बचाएंगे। तो उनकी बेस्ट स्ट्रेटजी यही है, लार्ज नंबर स्मॉल साइज, यही उनकी बेस्ट स्ट्रेटजी है। और जिनमें पेरेंटल केयर बढ़िया अवेलेबल हो, बच्चे रहने के तरीके बेहतर हों, वो क्या करेंगे, वो नंबर घटा देंगे और पॉपुलेशन का साइज बढ़ा कर लेंगे। तो ऐसे लोग जिनके पास बचने की क्षमता उतनी बढ़िया नहीं होती है, उन स्पीसीज को कहा जाता है आर सेलेक्टेड। और जिनके पास बचने की क्षमता बेहतर होती है उनको कहा जाता है के सिलेक्टेड। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन आया हुआ सवाल। यहाँ क्या लिखा है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस लार्ज नंबर स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। इनकी लेस पेरेंटल केयर होता है, इनका लेस लाइफ स्पान होता है। तो बताओ इनके जीवन में समस्याएं जल्दी आएंगी कि देर में, इनके जीवन में समस्याएं जल्दी। भाई पेरेंटल केयर कम समय के लिए होगा, तो जैसे माँ बाप छोड़ेंगे वैसे समस्या से गिर जाओगे। और यहाँ देखो, के सिलेक्टेड स्पीसीज प्रोड्यूस स्मॉल नंबर लेकिन लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग।
यहाँ बहुत ज्यादा पेरेंटल केयर है, तो समस्या यहाँ देर में आएगी। इसी नाते मोर क्या है, लाइफ स्पान है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये दो बातें एनसीईआरटी में दी नहीं लेकिन पूछी जा चुकी हैं। हेडिंग है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ज्यादा करोगे तो 11 बजे आओ। पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखें जरा, यहां भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। किसी भी हैबिटेट में आपको अकेली स्पीसीज नहीं मिलेगी, अकेला कोई जीवित ही नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि मारे डर के मर जाएगा। अकेला जीवित कैसे नहीं बचेगा, ये बताओ। अगर कोई अकेली स्पीसीज रह रही है तो खाएगी किसको? क्या अपनी ही स्पीसीज के मेंबर, इंसान इंसान को, घोड़ा घोड़े को खाएगा? ऐसा तो है नहीं। गधा गधे खा लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। कोई ना कोई दूसरे को खाता है। तो कोई ना कोई एक स्पीसीज तो और होनी ही चाहिए जिस पर वो क्या करे, फीड करे। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि प्लांट को तो खाने नहीं खाना है, वो तो अकेले रह सकते हैं। प्लांट भी अकेले नहीं रह सकते। क्यों? प्लांट को जीवन चलाने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल से, और सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट कौन चेंज करता है? बैक्टीरिया, माइक्रोब। तो उनको भी तो माइक्रोब चाहिए। प्लांट कहे माइक्रोब ना रहे, हम रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। और पॉलिनेशन करने के लिए एनिमल नहीं चाहिए? पन्ना न गिनो। किसी पर्टिकुलर प्लांट में पॉलिनेशन के लिए एनिमल नहीं चाहिए? एनिमल भी तो चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्लांट भी अकेले नहीं रह पाएगा। अब सवाल है फिर होगा क्या, कि एक ही पॉपुलेशन के जितने मेंबर होंगे वो सब एक स्पीसीज के होंगे, उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा उसे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहेंगे। जैसे सुनते हैं, एक पॉपुलेशन में जितने मेंबर होंगे वो सब एक स्पीसीज के होंगे, उसको इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे। लेकिन एक पॉपुलेशन के मेंबर दूसरे पॉपुलेशन के मेंबर पर डिपेंडेंट है ना, तो इसको क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक। तो जब दो पॉपुलेशन एक साथ रहेंगे तब तो कम्युनिटी बन जाएगा। तो किसी भी कम्युनिटी में पाया जाता है मेंबर ऑफ वन पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद मेंबर ऑफ अदर पॉपुलेशन, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये वास्तव में इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। जब दो अलग अलग पॉपुलेशन के मेंबर इंटरेक्ट होंगे तो तीन ऑप्शन है, या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, या तो न फायदा या नुकसान। फायदा होगा तो प्लस साइन, घाटा होगा तो माइनस साइन, और अगर न फायदा न नुकसान तो जीरो। फायदा होगा तो बेनिफिशियल, नुकसान होगा तो डेट्रीमेंटल, और अगर फायदा नुकसान कुछ ना हो तो न्यूट्रल। देखो, ये कोई हैबिटेट है? नहीं पॉसिबल है कि सिंगल आइसोलेटेड स्पीसीज रह ले। मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक और स्पीसीज, काहे के लिए? फीडिंग के लिए। प्लांट आल्सो कैन नॉट सर्वाइव सिंगली, अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है किसकी? माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। वो तोड़ेंगे ऑर्गेनिक को, बनाएंगे क्या? इनऑर्गेनिक, और वही एब्जॉर्ब कर लेंगे, पौधे जीवन चलाएंगे। रिक्वायर क्या? पॉलिनेटिंग एनिमल। अब जो इस पॉपुलेशन की स्पीसीज, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन होगा, इसी को क्या कहोगे? इंटरेक्शन। हकीकत में क्या? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। पॉपुलेशन इंटरेक्शन या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का जो इंपैक्ट होगा वो कैसा होगा? या तो भाई फायदेमंद होगा, या तो डिट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक, और या न्यूट्रल। देखो इधर, एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है, दोनों लोग फायदे में हैं इंटरेक्शन के बाद। तो ये अगर दोनों लोग फायदे में हैं तो ये तो म्यूचुअलिज्म है। बोथ क्या हो गए? बेनिफिशियल। और दोनों लोग घाटे में हैं। दोनों लोग घाटे में तभी होते हैं जब कंपटीशन होता है। दोनों लोग क्या हैं? लॉस में। तो लड़ाई हमेशा नुकसान देती है दोनों लोगों का। इधर देखो, एक लोग फायदे में है, एक लोग घाटे में है, ये पैरासिटिज्म है। वन बेनिफिशियल अदर लॉस।
तो बताओ फायदे में कौन होगा और घाटे में कौन होगा? होस्ट होगा। फिर आता है प्रीडेशन, यहां भी एक फायदे में एक घाटे में, तो यहाँ एक बेनिफिशियल है एक लॉस में है। कौन फायदे में? प्रीडेटर फायदे में और जो प्रे है वो लॉस में है। कमेंसलिज्म में क्या है, बहुत स्पेशल कहानी है। एक स्पीसीज तो बेनिफिशियल है लेकिन दूसरी अनइफेक्टेड, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। एक स्पीसीज बेनिफिशियल है, अदर अनइफेक्टेड, मतलब न्यूट्रल है। और सबसे खतरनाक तो ये है, एक स्पीसीज का तो हो गया घाटा, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, और दूसरे के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वन डेट्रीमेंटल एंड अदर क्या, अनइफेक्टेड। जैसे जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे मान लो कि किसी फंजाई ने एंटीबायोटिक बनाया और उससे बैक्टीरिया मर गया, तो बैक्टीरिया की तो जान चली गई। अब इससे बड़ा घाटा क्या होगा? और फंजाई का क्यों फायदा हुआ? फंजाई को नुकसान हुआ? ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, और उनकी जान चली गई। तो एंटीबायोटिक बनना फंजाई के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा या माइक्रोब के द्वारा किसका एग्जाम्पल है? एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है। ये स्पेशल पॉइंट याद रखेंगे। कौन कौन सी इसमें घटनाक्रम है जिसमें इंटरेक्टिंग स्पीसीज का साथ रहना जरूरी है? तो एनसीईआरटी में लिखा है, ये लिखा है, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कमेंसलिज्म, इंटरेक्टिंग स्पीसीज क्लोजली क्या है, एसोसिएट। जरा एनसीईआरटी ओपन करो, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। You can think of any natural habitat on earth that is inhabited just by single species. ऐसा कोई है ही नहीं। There is no such habitat and such situation even such situation is even inconceivable. ऐसा संभव नहीं है। For any species minimum requirement क्या है? कम से कम एक और स्पीसीज होनी चाहिए जिस पर वो क्या करेगा, फीड करेगा। जो प्लांट स्पीसीज हैं वो अपना खाना बना सकती हैं लेकिन वो भी सरवाइव नहीं कर सकती हैं। क्यों? इनको भी क्या चाहिए, जो ब्रेक करेंगे किसको, ऑर्गेनिक को, किसमें, सॉइल में, और क्या बना देंगे, इनऑर्गेनिक, जो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड प्लांट कैसे पॉलिनेशन करेंगे बगैर एनिमल के? एनिमल तो चाहिए ही। इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रोब हो, डू नॉट एंड कैन नॉट। दोबारा कहे लिखे हैं डू नॉट, कैन नॉट? बिल्कुल नहीं, नहीं और बिल्कुल नहीं। क्या है? कैन नॉट लाइव इन, अकेले रह नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इन वेरियस वे, तो क्या बनाएंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाएंगे। इवन इन द मिनिमल कम्युनिकेशन, मिनिमल कम्युनिटी बहुत छोटी कम्युनिटी है, वहां पर भी इंटरेक्शन मिलेगा भले ही वो हमको दिखाई ना पड़ते हो। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन एराइज फ्रॉम, कहां से, इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। दिस कुड बी, हो सकता क्या है, बेनिफिशियल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है, क्या, न्यूट्रल, ना फायदा करे ना नुकसान करे। प्लस बेटा बेनिफिशियल, और माइनस किसके लोगे, डेट्रीमेंटल, और जीरो की न्यूट्रल। करा सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, तो भैया सभी पॉसिबिलिटी देख लो, सामने बनी है। ये टेबल भी एक बार आ चुकी है मैचिंग में, देखो भाई दोनों फायदे में है, म्यूचुअलिज्म, दोनों घाटे में है, दोनों लॉस में है, तो कंपटीशन। एक बेनिफिट है एक लॉस है, प्रेडेशन। एक बेनिफिट है एक लॉस है, प्रेडेशन। ठीक है, पैरासिटिज्म, ये बेनिफिट है लेकिन ये न्यूट्रल है। सबसे खराब ये है, एक की तो जान चली गई और दूसरे को पता नहीं चला, क्या, एमेंसेलिज्म। both the species benefit in mutualism and both the loss, किसमें, कंपटीशन। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ
एग्जाम में आ जाएगा, जान लीजिए। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में केवल एक स्पीसीज फायदे में है। बताओ कौन फायदे में है? तो पैरासिटिज्म में पैरासाइट फायदे में है और प्रीडेशन में प्रीडेटर फायदे में है। इंटरेक्शन डेट्रीमेंटल है अदर के लिए। अब किसके लिए नुकसानदायक है? तो पैरासिटिज्म में होस्ट के लिए नुकसानदायक है और प्रीडेशन में प्रे के लिए नुकसानदायक है। इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, मतलब न्यूट्रल क्या कहोगे? और एमेंसिलिज्म में एक तरफ एक स्पीसीज क्या है और दूसरी तरफ क्या है? अनअफेक्टेड। ये देखो लिखा, प्रीडेशन हो, पैरासिटिज्म हो, कमेंसिलिज्म हो, इनमें कॉमन कैरेक्टर है। क्या कॉमन कैरेक्टर है? वो लिखा है इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली। प्रीडेशन पहला सवाल यह है कि जब हम प्रीडेशन की बात, शिकार शिकारी की बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में आ जाता है शेर और हिरन। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब न निकाल लीजिएगा कि दुनिया में केवल शेर ही शिकारी है, सब लोग उसी गाली दे रहे हैं और हिरन ही शिकार, ऐसा नहीं है। शेर शिकारी रिलेशनशिप, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, क्योंकि प्रीडेशन का जो असर है कम्युनिटी पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से असर भी बताएंगे, एक एक असर आपको डिस्कस भी करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि आप हर्बीवोरस हो और किसी भी पर्टिकुलर अनाज का जो सीड है वो आप खा रहे हो, इसका मतलब जानते हो उस सीड के अंदर इम्ब्रायो नहीं है, उसका इम्ब्रायो तो आप मार डाले, खा गए, तो ये शिकारी नहीं है, आप शिकारी नहीं हुए। हरी धनिया खूब खा रहे हो आजकल, काट काट के डाल रहे हो सब्जी में। पेड़ लगा हुआ छोटा सा, बेचारा इतना छोटा पेड़ है, उखाड़ लिए और उसको काट के सब्जी में डाल दिए, तो आपने उस पेड़ का शिकार नहीं कर लिया। तो यदि आप हर्बीवोरस हैं तो आप छोटे पौधे का शिकार कर रहे हो, कार्निवोरस है तो फिर किसी एनिमल का शिकार कर रहे हो। शिकार तो हो ही रहा है, बस फर्क सिर्फ नजरिए का है केवल। यदि कोई गौरैया किसी सीड को खा रही है तो वो भी शिकार कर रही है, यदि कोई हर्बीवोरस किसी घास को खा रहा है तो वो भी शिकार कर रहा है। तो जब शेर हिरन खा रहा है तो कौन सा नई बात कर रहा है? वो भी शिकार कर रहा है। तो सिर्फ उसी को बदनाम ना करिए, सब शिकारी हैं। क्यों? हर व्यक्ति किसी दूसरे को खा रहा है ना, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को खा रही है तभी जीवन चल रहा है। अब वो डिपेंड है कौन किसको खाएगा, वो अलग मसला है। तो प्रीडेशन हेडिंग एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले हमने पॉइंट लिखे हैं कुछ। प्रीडेशन या प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, ये लाइन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ प्रीडेशन ऑन कम्युनिटी, तो पहला है प्रीडेटर एक्ट एज कंड्यूट ऑफ एनर्जी। कैसे? अभी समझाएंगे। प्रीडेटर कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, कैसे भी समझाएंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन पेस्ट मैनेजमेंट में प्रीडेशन का सिद्धांत लागू है। मेंटेन करेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी एट हैबिटेट, ये भी प्रीडेटर का काम है। और प्रूडेंट प्रीडेशन होता है, ये इतने अभी सब बताएंगे ना कौन कौन से, सारे पॉइंट डिस्कस करना है। तो पहले इसकी बात करते हैं, एक्ट एज कंड्यूट फॉर एनर्जी। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है, ठीक है, और इसने सनलाइट क्या किया? ट्रैप किया और फोटोसिंथेसिस बनाया। आप सोचो यदि हर्बीवोरस इसको खाएगा तो क्या होगा? तो ये है हर्बीवोरस, और फिर इसको कौन खा लेगा? कार्निवोरस। जैसे मान लेते ये पेड़ है, ये हिरन है, ये शेर है। तो जब शेर हिरन को मारता तो आपको बहुत दया आती है, लेकिन हिरन पेड़ को खा जाता है तो आपको दया नहीं आती है। लेकिन बात तो यही है, जान तो यहां भी जा रही है, जान वहां भी जा रही है। हो क्या रहा है, ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं कि शेर हिरन को खाना बंद कर दे और हिरन पेड़ को खाना बंद कर दे, तो होगा क्या? तो एक तो शेर खत्म हो जाएगा, दूसरा हिरन खत्म हो जाएगा, अब पेड़ ही पेड़ बचेगा। अभी मैंने पीछे बताया है कि अकेली स्पीसीज का जीवन संभव नहीं है, तो ये जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सन आई है, उसका ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। और ट्रांसफर कैसे होगा? कोई करंट तो है नहीं कि हाँ यहाँ प्लग लगा दो पेड़ में वो बकरी में चली गई एनर्जी, ऐसा तो होना नहीं है। बकरी जब पेड़ को खाएगी तभी तो एनर्जी जाएगी, तो कैसे ट्रांसफर होगी? उसको खाना पड़ेगा। तो यहाँ फीडिंग होनी है, इसका मतलब शिकार होना ही होना है। तो जब शिकार शिकारी रिलेशनशिप होता है तो बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा होता है। सनलाइट की एनर्जी जो पौधे के पास ट्रैप है वो अगले ट्रैफिक लेवल पे गई और फिर वो अगले ट्रैफिक लेवल पे चली गई, और जब इसकी डेथ हुई तो माइक्रोब ने क्या किया? उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया। तो जब एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल को एनर्जी जाती है तो एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सारी एनर्जी फिर से एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो यदि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ट्रैप की गई एनर्जी पौधे के पास परमानेंट बनी रहेगी तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और जीवन नहीं बचेगा। जीवन तभी तक बचेगा जब तक एनर्जी क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। और एनर्जी कौन ट्रांसफर करेगा? तो भाई अगर हर्बीवोरस इसको खाएगा तो यहां से एनर्जी यहां गई, तो कार्निवोरस इसको खाएगा तो एनर्जी यहां से यहां गई, फिर ये मरेगा, सब डिकम्पोज हो जाएंगे, एनर्जी कहां रिलीज हो जाएगी? इन्वायरमेंट। तो सबसे पहली बात तो यही है, प्रीडेशन ना होता तो क्या एनर्जी का ट्रांसफर होता लोअर ट्रैफिक लेवल से हायर ट्रैफिक लेवल? होता है ना होता? बिल्कुल ना होता। और अगर ये ना होता तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता। इकोसिस्टम की बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। और देखो, कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये भी देखो। इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा कोई जंगल है, इसमें कोई ए स्पीसीज है, कोई बी स्पीसीज है, कोई सी स्पीसीज है। ध्यान सुनिएगा। और मान लेते हैं कि कोई पी स्पीसीज है जो प्रीडेटर है, जो कि प्रीडेटर है। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज मान लेते हैं बी की है। ध्यान सुनिएगा, ये भी ग्रास खाते हैं, ये भी ग्रास खाते हैं और ये भी ग्रास खाते हैं। घास खाने का इन तीनों में क्या है? कंपटीशन है। लेकिन चूंकि प्रेडेटर क्या करता है? इन लोगों का शिकार करता रहता है, तो इन लोगों की पॉपुलेशन लिमिट में बनी रहती है। आप सोचो, थोड़े दिन के लिए ये छुट्टी पे चला जाए, शिकार करना बंद कर दे, तो होगा क्या? ये जो प्रे हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये वनस्पतियों का समूल विनाश कर देंगे, बिल्कुल जंगल साफ ही कर देंगे। अब जंगल बिल्कुल साफ हो जाएगा तो भोजन के लायक के नाते ये जितनी हो जाएगी इनकी। तो आप सोचो, प्रीडेटर कितना पुण्य का काम कर रहा है। तो शेर अगर हिरन को मार रहा है तो इसका मतलब पुण्य का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है। कैसे? देखो, आप सोचो, मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है, और मान लेते सिर्फ बी का प्रीडेटर है, और इन तीनों में लड़ाई चल रही थी किसी एक्स चीज को इस्तेमाल करने के लिए। अब ये चला गया छुट्टी पे, तो बताओ किसकी संख्या बढ़ जाएगी? बी की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर बी की संख्या बढ़ गई तो ये ए और सी को क्या कर देगी? एलिमिनेट नहीं कर देगी। तो जो प्रे के बीच कंपटीशन हो रहा है उसमें बराबर बना रहे, वो कौन बनाएगा? प्रीडेटर ही बनाएगा, वरना ये स्पीसीज इन दोनों को क्या कर देगी? एक्सटिंक्ट कर देगी। इसको एग्जाम्पल से दिया हुआ है। समंदर का एक किनारा है, यहां पर एक स्टार फिश पाई जाती है जिसका नाम पिसा स्टर है। अभी समंदर लिखा भी देख लीजिएगा। पिसा स्टर एक प्रीडेटर है, यहां पर इनवर्टिब्रेट पाए जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहां से इस स्टार फिश को हटा दिया गया तो यहां से 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज खत्म हो गई। 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज खत्म हो गई सिर्फ क्या? एक प्रीडेटर हटाने से। बताओ, शिकारी तो मार रहा था, उसके जाने से तो स्पीसीज बचनी चाहिए थी, और उसके जाने से तो खत्म हो गई। खत्म कैसे हो गई? तो क्या हुआ? जब प्रीडेटर चला गया तो जो प्रे स्पीसीज थी ए, बी, सी और डी, इनमें जो कंपटीशन होता था उसमें स्पीसीज बहुत सुपीरियर हो जाएगी
और वो जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो ए और सी और डी को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। तो अगर चाहते हो कि बना रहे क्या, प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल में बनी रहे, मेंटेन रहे क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो क्या होने दो, प्रीडेशन होने दो, वरना मेंटेन नहीं रहेगी स्पीसीज की डाइवर्सिटी। अच्छा, कल ही हम लोग पढ़े थे, ये इतना बड़ा खेत है, उसमें फसल लगी हुई है, कोई कीड़ा है, इंसेक्ट, बहुत परेशान किया किसान को, क्या करो, पता करो इस कीड़े का प्रेडेटर कौन है। बस इस कीड़े का प्रेडेटर मान लेते हैं पी है, उसको खेत में डाल दो, वो क्या करेगा, वो ढूंढ ढूंढ के इस इंसेक्ट को मारेगा। तो यही तो बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट या पेस्ट किस सिद्धांत पे किया जाता है, तो इसी प्रीडेशन का, कल ही मैंने लिखाया उसमें, किस पर बेस्ड है, प्रीडेशन के सिद्धांत पर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट या पेस्ट मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व है, प्रीडेशन इन्वॉल्व है। स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी ऐसे मेंटेन करेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल को क्या करेगा, प्रे की। सबसे काम की चीज तो ये है, प्रूडेंट है। ये बताओ कि शेर की हिरन से कोई दुश्मनी है क्या, दुश्मनी नहीं है उसकी। ध्यान से सुने, अगर शेर हिरन से दुश्मनी निकालने लगे और जहां हिरन मिले वहीं मारने लगे तो होगा क्या, होगा क्या, सारे हिरन मारे जाएंगे। भाई हिरन जीत तो पाएंगे नहीं, जब सारे हिरन मारे जाएंगे तो शेर खाएंगे क्या, तो शेर भी मारे जाएंगे। तो शेर इस बात को समझता है कि हिरन से दुश्मनी नहीं निकालना है, केवल जितनी भूख लगी हो उतने मारने हैं बस। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के लिए हिरन मारा जा रहा है कि चलो देखें कैसे मारा जाएगा, ओरिजिनल में ही देखा जाएगा। तो शेर अगर खाना खाए बैठा है, उसके बगल से भी हिरन गुजर जाएगा, उसको कुछ नहीं बोलेगा, क्यों, दुश्मनी उसकी नहीं है, जब उसको भूख लगेगी तब मारेगा। कहने का मतलब समझदारी है, प्रूडेंट का मतलब समझदार शिकारी होता है। शिकारी सारे समझदार होते हैं, अगर समझदारी ना दिखाएं तो एक दिन उठे जंगल के सारे हिरन मार डालें तो मार तो डालेंगे, चलो ठीक है, अगले दिन क्या होगा, अगले दिन खुद ही मर जाएंगे। तो यदि प्रूडेंट प्रीडेशन ना हो तो प्रीडेटर ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और अगर प्रीडेटर एक्सटिंक्ट हो गया, अभी पीछे बताए हैं, अगर प्रीडेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो किसकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो जाएगी, प्रे की। और प्रे की पॉपुलेशन अगर अनकंट्रोल्ड हो गई तो रिजल्ट क्या आएगा, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बिगड़ जाएगी और फिर इकोसिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाएगा। पॉइंट देखो कैसे लिखे हैं, प्रीडेटर देखो जरा बेटा, प्रीडेटर प्रे वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम, ये अंडरलाइन कर, लोअर टू हायर ट्रैफिक लेवल। जैसे सन है, वहां से एनर्जी प्लांट के पास, फिर हर्बीवोरस के पास, फिर कार्निवोरस के पास एनर्जी रिलीज हो गई, कहां, एटमॉस्फेयर में। प्रेडेटर कंट्रोल करते हैं प्रे पॉपुलेशन, बिकॉज अनकंट्रोल्ड प्रे पॉपुलेशन लीड टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, एक लाइन यहां और बढ़ा लेना है। एक्जोटिक स्पीसीज, इधर देखो जरा, देखो कहानी बहुत है इस चैप्टर में, कहानी ही सुनना है। यह है कोई एरिया, यहां से कोई नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तो जो नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस होती है उसको एक्जोटिक स्पीसीज कहते हैं। अब ये नई स्पीसीज आएगी तो जो यहाँ स्पीसीज रह रही थी ए बी सी और डी, वो क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा, जानते हो तेजी से क्यों ग्रो करेगा, भाई यहाँ इसका कोई शिकारी तो है नहीं, यहाँ अपना आएगा आराम से पैर पसारेगा, ये सब लोग परेशान हो गए। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस की गई कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में,
और स्प्रेड कर गई बहुत तेजी से, इन्वेजिव हो गई। इसको कैसे कंट्रोल किया गया? तो पता किए इसको लाए कहां से थे, जहां से लाए थे वहां इसका नेचुरल प्रीडेटर था, उसको लेके आए कहां से? ओरिजिनल हैबिटेट से। और वो नेचुरल प्रीडेटर क्या था? कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर या मॉथ था। तब जाकर के ये कंट्रोल में आई, वरना कंट्रोल में नहीं आ रही थी। कौन? प्रिकली पियर कैक्टस। तो प्रिकली पियर कैक्टस कहां इंट्रोड्यूस की गई? ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो, प्रीडेशन प्रिंसिपल हेल्प करती है टू कंट्रोल इंसेक्ट या पेस्ट इन बायो कंट्रोल मेथड। ये तो कल बताए, बात ही खत्म। प्रीडेटर मेंटेन करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी एट हैबिटेट। कैसे? बाय रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। एग्जाम्पल देखो, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। यहाँ क्या था? यहाँ एक स्टारफिश पाई जाती है जिसका नाम ना भूलिएगा, पिसाइस्टर, जो कि क्या है? प्रीडेटर है। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रीडेटर स्टारफिश को रिमूव किया गया। कहां से? इंटरटाइडल एरिया। तो रिजल्ट देखो क्या हुआ? मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट क्या हो गई? एक्सटिंक्ट। आप सोचो, प्रीडेटर हटाने से तो प्रे की संख्या बढ़नी चाहिए थी, और यहाँ क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। इसका मतलब प्रीडेटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसमें? स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रूडेंट प्रीडेशन अब आगे लिखना है क्या? प्रीडेशन नॉट कंप्लीटली इरेडिकेट प्रे। शिकार का सफाया नहीं कर देंगे समझदारी से। क्यों? इफ ऑल प्रे क्या कर दिए जाएं? किल कर दिए जाएं, तो क्या होगा? तो कहोगे प्रीडेटर की भी डेथ हो जाएगी। ड्यू टू किसके चक्कर में? लैक ऑफ फूड। जरा एनसीईआरटी खोलो, थोड़ा सा भी और इसके बाद। कह रहा क्या होगा यदि सभी एनर्जी जो फिक्स हुई है किसके द्वारा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो कहां बनी रहे और कोई एनिमल उसको ना खाए। तो टिक करिए यहां से, प्रीडेशन एज ए नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी टू हायर ट्रैफिक लेवल। जो एनर्जी फिक्स थी कहां? प्लांट। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली हम टाइगर और किसकी बात करते हैं? डियर की बात करते हैं। लेकिन कह रहा दिमाग में रखो, अगर स्पैरो खा रही है सीड को, तो ये भी क्या है? प्रीडेटर ही है। एनिमल खा रहा है प्लांट को, तो ये भी क्या है? भले ही हर्बीवोरस है, लेकिन है क्या? ये प्रीडेटर ही है। बिसाइड एक्टिंग एज कंड्यूट, ये काम करते हैं कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रैफिक लेवल। प्रीडेटर प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बट फॉर प्रीडेटर प्रे स्पीसीज अचीव हमेशा क्या रखती हैं? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर एक्सोटिक फिश इंट्रोड्यूस कर दी जाए किसी एरिया में, तो वो तुरंत क्या हो जाती है? और बहुत तेजी से क्या करने लगती है? स्प्रेड। क्यों? क्योंकि वहां नहीं होता है क्या? नेचुरल प्रेडेटर। इसका एग्जाम्पल दिया है एक, ये 90 कर लो इंपॉर्टेंट। प्रिकली पियर कैक्टस कहाँ इंट्रोड्यूस की गई? ऑस्ट्रेलिया में। कब? 1920 में। और ये बहुत तेजी से फैलने लगी और मिलियन ऑफ हेक्टेयर में फैल गई। फाइनली
इस इन्वेजिव कैक्टस को किसमें लाया गया, कैसे? आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर जिसका नाम मॉथ है, उसको लाए कहां से, नेचुरल हैबिटेट, और उसको इंट्रोड्यूस किए किसमें, कंट्री में। फिर अब यहां के बाद देखिए कहानी बदल गई है, इस लाइन का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडाप्टेड बाय एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल, ये किस पर आधारित है, एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट क्या, प्रे। प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, कैसे? तो टिक करिए, रिड्यूसिंग डेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग कंपटीटिंग प्रे। फिर इसका एग्जाम, अब इस बात का एग्जाम्पल दे दिया, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट ऑफ स्टारफिश, नाम न भूलिएगा, पिसा स्टर, ये क्या है, प्रीडेटर। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सारी स्टारफिश क्या कर दी गई, रिमूव कर दी गई किसी एक एरिया से, तो कितनी, 10 इनवर्टिब्रेट क्या हो गए, एक्सटिंक्ट विद इन ए ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर प्रीडेटर बहुत ताकतवर है, अगर प्रीडेटर बहुत ताकतवर है और ओवर एक्सप्लॉइट कर दे किसको, ओवर एक्सप्लॉइट मतलब खाना एक है मारना 5 है, अगर ऐसा करने लगे तो क्या होगा, तो लिखा है प्रे तो एक्सटिंक्ट हो ही जाएगा, उसके बाद प्रीडेटर विल आल्सो क्या, एक्सटिंक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ये लाइन काम की है। दिस इज द रीजन व्हाई प्रीडेटर इन नेचर आर कैसे हैं, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब समझदार, समझदारी से। द प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व, अब यहां नई चीज शुरू हो गई है, तो वास्तव में अगर आप बुकलेट देखें तो हमने वहां से बता दिया है प्रिवेंशन, कैसे बचोगे। इधर देखो, ऐसा तो है नहीं कि प्रेडेटर बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है तो प्रे हंसी खुशी अपनी जान दे देगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। प्रे अपने आप को प्रेडेटर से बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, तो वो इस पैराग्राफ में लिखा है, देखो, प्रे स्पीसीज इवॉल्व वेरियस डिफेंस लेसन इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन, जैसे, तो टिक कर लो, अभी इसको बाद में लिख लीजिएगा। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट और फ्रॉग अपना रंग बदल लेंगे, और रंग बदलने क्या कहते हैं, फ्लैजी, ये फिर क्या होगा, ये बच जाएंगे डिटेक्शन से बाई प्रीडेटर। तो बचने का पहला तरीका कौन सा है, कुछ ने कहा कि हम जहर पैदा कर लेंगे अपने अंदर, अब अगर उनके अंदर जहर हो जाएगा तो उनको कोई खाएगा, एवॉइड बाई प्रीडेटर। एग्जाम्पल देखो, अब इस बात का यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, एक मोनार्क बटरफ्लाई है जो हाईली डिस्टेस्ट फुल है अपने प्रीडेटर के लिए, और प्रीडेटर इसकी कौन है, बर्ड, बिकॉज एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है उसकी बॉडी में। अब ये केमिकल कहां से आया, तो बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड। हर चीज का एग्जाम्पल, कैसे प्रिवेंशन करोगे बेटा, तो प्रिवेंशन का पहला तरीका है, फ्रॉग और इंसेक्ट ने क्या किया, कीमोफ्लेजी कर लिया, अपने आप को छिपा लिया, बच गए। कुछ लोगों ने कहा हम अपने अंदर जहर बना लेंगे, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई क्या किया, अपने अंदर कोई केमिकल लाया, बहुत डिस्टेस्टफुल हो गया, उसको कोई बर्ड खा ही नहीं रही है। और देखो, अच्छा ये बताओ, कोई शिकारी है, किसी एनिमल का शिकार करना चाहता है, तो एनिमल तो भागेगा, दौड़ेगा, अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन बकरी, गोट किसी प्लांट को खाने जा रही है, प्लांट देख रहा है दूर से कि वो बकरी आ रही है, अभी हमारे सारे हिस्से खा डालेगी, लेकिन क्या प्लांट कुछ कर सकता है, भाग तो सकता नहीं है, तो कैसे बचाएगा, तो बताएं कैसे बचाएगा, तो कुछ न कुछ मार्फोलॉजिकल चेंज करेगा। कैक्टस ने कहा हम अपने शरीर पे इतने कांटे लगा लेंगे कि कोई हमको खाएगा ही नहीं। और मदार कैलाट्रोपिस ने कहा कांटे वाटे नहीं लगाएंगे, अपने अंदर एक जहर बनाएंगे
जो खाएगा वो आखिरी बार खाएगा, ठीक है। कार्डियक ग्लाइको, उसका हार्ट बीट ही बंद हो जाएगी। अब सुनो, क्या मदार को कोई खाएगा? इंसर्शन रीजन आएगा। मदार पौधे को कोई भी बकरी या कोई भी ब्राउजिंग एनिमल नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि जो खाएगा वो बता भी नहीं पाएगा खाए क्या थे। एक और सुनो, ओपियम के पौधे ने बहुत बढ़िया काम किया। कहा अपने अंदर हम क्या बना लेंगे? ओपियम बना लेंगे, ठीक है। मार्फिन, कहा जो खाएगा वो नशे में रहेगा, 4-6 दिन सोते रहेगा, तो क्या उसको कोई खाएगा? है? तो ध्यान सुने, वो जो ओपिवाइड, कैनाबिनोइड, कोका एल्कलॉइड, ये सब बनाया है पौधों ने अपने अंदर, क्या आपके लिए बनाया कि आप नशा करो इनका? वो तो पौधों ने इस नाते बनाया कि कोई उनको खाए ना। उन्हें क्या पता इंसान ज्यादा जहरीला है, हैं? खाएगा आराम से, नशे में रहेगा। पढ़ो देखो, प्लांट बेचारे क्या हैं? हर फार प्लांट जो हर्बीवोरस है वही तो क्या है? प्रीडेटर। ये टिकलो डाटा है। कितने परसेंट इंसेक्ट जो फाइटोफाइगस हैं, फाइटोफाइगस मतलब फीड ऑन प्लांट सेप, द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली क्या? सीवियर फॉर प्लांट। क्यों? बेचारे एनिमल की तरीके से भागते हैं। तो प्लांट इवाल्व करेंगे, यहां स्टिक करो, प्लांट इवाल्व क्या? मार्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस। ये लाइन इंपॉर्टेंट यहां में आ सकती है। जैसे कांटा बना लिया गया, किसमें? यही मोस्ट कॉमन मार्फोलॉजिकल तरीका है बचने का। और कुछ पौधों ने कहा हम खतरनाक केमिकल बनाएंगे जो हर्बीवोरस को कमजोर कर देगा, या उसको बीमार ही कर देगा, या मार ही देगा। जैसे कैलाट्रॉपिस, सबसे बढ़िया, ये बढ़िया खेत में उगा है। प्लांट प्रोड्यूस, ठीक करो, हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। नेवर सी, आपने कभी नहीं देखा होगा किसी जानवर को या किसी गोट को उसको खाते हुए। ये असर्शन रीजन में आएगा। बकरी कभी भी मदार नहीं खाती है। क्यों? क्योंकि मदार में क्या है? हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। A wide variety of chemical substance that we extract from plant on commercial scale, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइचिसिन, ओपियम, ये सब पौधे बनाते हैं आपके लिए क्या? नहीं, ये एक्चुअली बनाते हैं किसके लिए? डिफेंस के लिए। किसके अगेंस्ट? ग्रेजर और क्या? ब्राउजर। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। कहां तक लिख डाले हैं? यहां तक। तो साइड में हेडिंग हम डाल देंगे, सुन लीजिए साथ में। प्रिवेंशन, कैसे बचोगे ऑफ प्रे बाई प्रीडेशन। प्रिवेंशन, शिकारियों से कैसे बचेंगे? कोई तरीका तो होना चाहिए। पहला, फ्रॉग और इंसेक्ट, क्या लिखा है? क्रिप्टिकली नहीं, एग्जैक्ट शब्द बोलो क्या है? कैमो ये कलर्ड हो जाते हैं। और पर्पज क्या है? देखो, चलो बताओ अगला क्या बेटा? सम प्रे प्रोड्यूस पॉइजन टू अवॉइड ईटन बाई क्या?
प्रीडेटर, कोई खाएगा नहीं। इसका एग्जाम्पल दिया है, कौन सी? मोनार्क, बटरफ्लाई, हाईली डिस्टेस्टफुल, टू प्रीडेटर बर्ड। हाईली डिस्टेस्टफुल टू प्रीडेटर बर्ड, प्रीडेटर बर्ड क्यों? बॉडी हैज केमिकल, जो एक्वायर होता है कब होता है? कैसे? तो इसकी माँ बच्चों को बताया है कि सब लोग जहरीली घास खाओ, नहीं तो तुमको खा जाएंगे। ठीक है, और क्या बेटा? फॉर प्लांट हर्बीवोरस ही क्या है? आर प्रीडेटर। कितने परसेंट इंसेक्ट्स? 25% इंसेक्ट आर फाइटो, 25% क्या है? फाइटोफाइट। इसका मतलब क्या होता है? ऐप यूज करते हैं, फीड ऑन प्लांट सैप। ठीक, प्लांट क्या करेंगे? एडॉप्ट करेंगे मार्फोलॉजिकल और एंड केमिकल, दो डिफेंस है ना, मार्फोलॉजिकल डिफेंस एंड केमिकल डिफेंस। बताओ कौन मार्फोलॉजिकल डिफेंस और कौन केमिकल डिफेंस है? तो अगर कांटे हो गए हैं तो ये क्या है? मार्फोलॉजिकल डिफेंस है। और अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइड बना लिए या ओपीएम बना लिए या निकोटीन बना लिए, ये कौन सा डिफेंस है? केमिकल डिफेंस है, मार्फोलॉजिकल डिफेंस। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, थॉर्न किसमें? इन, बताओ बेटा, इसमें दिया क्या है? इन अकेसिया एंड कैक्टस। क्या करेगा? प्रिवेंट फ्रॉम उजर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, यह है मोस्ट कॉमन। क्या? मार्फोल अच्छा चलो आखिरी, केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस बता दो। प्लांट प्रोड्यूस सम केमिकल जो हार्म होंगे, किसको? जैसे जैसे कार्डियक पॉइजनस है ना,
पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस बाई eaten by ब्राउजर या गोट। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है प्लांट प्रोड्यूस करेंगे कौन कौन से, निकोटीन है, कैफीन, स्ट्राइचिसिन, कैसे बोलोगे, और ओपियम। और ये सब ये डिफेंस के लिए है, फॉर डिफेंस अगेंस्ट क्या, ब्राउजर्स। बस आज इतना ही।